हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेज। आज दिनांक 17 जून 2021। आज मैं CMAED के चैप्टर 2 के MCQs लेके आया हूँ। तो आज इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट MCQ जितने भी बन सकते हैं अधिकतम से अधिकतम उतने करेंगे, और ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग के वीडियोस भी रेगुलर डाल रहा हूँ, आप वो भी देखें इसके बाद जाके, और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करें। एक चीज़ और कह दूँ फ्रेंड्स, आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लेते हैं बट बेल आइकन नहीं प्रेस करते, और प्रेस करके उसमें ऑल लिख के आता है वो ऑल दबाइए, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो वीडियो आगे चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं CMAED का चैप्टर 2। आज मैं सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अनुसूचन के समय अनियंत्रित कारणों से अवधि में कितनी छूट रखी जाती है। देखिए, शेड्यूलिंग क्या होता है, किसी चीज़ को जब हम टाइम बाउंड कर लेते हैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग जब उसको हम शेड्यूल करते हैं उसको कहलाता है शेड्यूलिंग। ठीक है, और इसमें ये भी दिक्कत होती है कि अगर शेड्यूलिंग आपने किया उतने टाइम में पूरा नहीं हो पाया तो टाइम भी बढ़ेगा और टाइम के साथ उसके रेसिप्रोकल में खर्चा भी बढ़ेगा। तो हम इस प्रकार से पहले से उसका एक एस्टिमेट बना के चलते हैं कि इतना मार्जिन हमें लेके चलना है। तो जो अनुसूचन के समय अनियंत्रित कारणों से अवधि में छूट रखी जाती है वो होती है 10 से 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हम एक्स्ट्रा 10 से 20% बना के चलते हैं कि इतना अगर बढ़ भी जाएगा तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा, हम उतना एस्टिमेट में जोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्तीय अनुसूची फाइनेंशियल प्रावधान किस लिए किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रावधान किया जाता है, पहला ऑप्शन है अतिरिक्त व्यय की स्थिति से अवगत कराने के लिए, अतिरिक्त समय की स्थिति से अवगत कराने के लिए, दोनों के लिए, या दोनों में से कोई नहीं। देखिए, जब फाइनेंशियल शेड्यूल की बात हो रही है, वित्तीय अनुसूची की बात हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि वो वित्त से रिलेटेड बातों के बारे में ही करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त व्यय की स्थिति से अवगत कराने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त व्यय की स्थिति से अवगत कराने के लिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुसूचन शेड्यूलिंग में विभिन्न संक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवधि का अनुमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आवश्यक अवधि का अनुमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जैसे आपने शेड्यूलिंग कर दी किसी चीज़ की। ठीक है, अब उसके बाद आप कैसे पता करेंगे कि वो प्रोसेस एक्चुअल में कितने टाइम में खत्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अनुभवी सुपरवाइजर एवं ठेकेदार द्वारा अवधि का ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं। कोई अनुभवी ठेकेदार है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, जो काम कर रहे हैं उसको रेगुलर कर चुके हैं कई बार पीछे, तो वो एक अनुभव से आपको बता सकते हैं कि कितना समय इसमें लगने वाला है। दूसरा प्रोसेस है मशीन एवं संयंत्रों की प्रति घंटा कार्य अवधि एवं पहले बनाए गए निर्माण के रिकॉर्ड की सहायता से। बिल्कुल, आपकी मशीन का प्रोडक्शन पर आवर में जितना है, अगर आप उससे कैलकुलेट कर लें तो आपको रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपको इतना प्रोडक्शन इतने टाइम में मिल जाता है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा। तीसरा, भारतीय मानक एक इंडियन स्टैंडर्ड है जिसका कोड 7272 नंबर है। उन्होंने निर्माण समय का अनुमान श्रम के आधार पर लगाया है। उन्होंने इसके कुछ कोड दे रखे हैं कि एक श्रमिक द्वारा इतना काम किया गया है, एक दिन में इतना आउटपुट निकल सकता है, तो ओवरऑल उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन डी नीचे चला गया, मैं भी दिखा दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इस थर्ड क्वेश्चन में अनुभवी सुपरवाइजर द्वारा ये भी ठीक है, मशीन संयंत्रों की प्रति घंटा कार्य अवधि से निकाला जाना ये भी ठीक है, और भारतीय मानक 7272 के अनुसार निर्माण समय का अनुमान लगाया जाना ये भी ठीक है। तो इसमें क्या सही आंसर होगा, इसमें होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लाने का मेरा रीजन ये भी है कि देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आगे इन तीनों में से कोई एक कारण भी कभी भविष्य में आपसे पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों के कारण भी शेड्यूलिंग की विभिन्न संक्रियाओं का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अभी तो मैंने तीनों दिए, आप में से कोई एक भी पूछेगा तब भी आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी अनुसूची संभावित निर्माण अवधि का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, संभावित निर्माण अवधि का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए, संभावित निर्माण अवधि का आकलन किया जाता है निर्माण अनुसूची से। ठीक, निर्माण अनुसूची या कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग वैसे ही आधार होती है इन सारी शेड्यूलिंग का। ठीक है, बेस सबका यही होता है निर्माण अनुसूची। ठीक, तो निर्माण अनुसूची से ही हम संभावित निर्माण अवधि का आकलन करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। निर्माण अनुसूची के लिए बार चार्ट का आविष्कार किसने किया था। देखिए, बार चार्ट का आविष्कार किसने किया था, फ्रेडरिक विंसलो टिलर। इन्होंने तो नहीं किया था, इन्होंने तो मैनेजमेंट के सिद्धांत का आविष्कार किया था। ठीक है, उसी में कुछ चेंजेस किए थे हेनरी फेयोल ने। हेनरी एल गेंट इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर सी है, जिन्होंने बार चार्ट का आविष्कार किया था जब प्रोडक्शन के मैनेजमेंट की बात आई थी उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं, इन नाम को याद कर लीजिएगा और इन सबको एक कॉपी में नोट करते चलिएगा, आगे आपको रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, बाकी आप वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने विद एक्सप्लेनेशन बताया, आप दोबारा भी इसको आके देख सकते हैं। PRT का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पर्ट एक टेक्निक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, तो निर्माण प्रबंधन की एक तकनीक है। तो पर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ मतलब है पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिलीज टेक्निक,
अब आप जिसको नहीं पता होगा उस बच्चे को चारों ठीक लगेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड नीचे रह गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आई थिंक टेक्निक, ये टेक्निक यहाँ चला गया, मैं पेज सेटअप नहीं कर पाया हूँ आज, उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं पेज सेटअप सही से कर लूँगा। देखिए यहाँ टेक्निक वर्ड थोड़ा नीचे आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। रिव्यू के बाद ये टेक्निक नीचे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आ रहा है टेक्निक नीचे, ठीक। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो लगभग सबको सही लगेगी। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप सही सही लगा देंगे, याद नहीं है तो देखिए PERT PERT PERT, सब में PER और T आ रहा है, ठीक है। तो सही क्या है इसका? सही है डी वाला ऑप्शन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक, ये है इसका सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं 7th पे। कार्य की प्रगति एवं विलंब का पता लगाने के साथ साथ किससे लगाया, हाँ, कार्य की विलंब एवं प्रगति का पता साथ साथ किससे लगाया जा सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। कार्य की प्रगति एवं विलंब का पता साथ साथ कैसे लगाया जा सकता है, ठीक, इनमें से कौन से मेथड का प्रयोग करके आप दोनों का एक साथ पता लगा सकते हैं, ठीक। बार चार्ट, माइलस्टोन, दोनों किसी का नहीं, तो देखिए बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट दोनों का यूज करके आप पता लगा सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। कार्य की प्रगति और विलंब का पता, दोनों का पता एक साथ आप लगा सकते हैं माइलस्टोन और बार चार्ट से, ठीक। आगे चलते हैं। बार चार्ट के मुख्य दोष हैं। जो बार चार्ट बनता है, जो हेनरी गैंट ने दिया था, उसके मुख्य दोष क्या हैं? उसके मुख्य दोष हैं उपक्रियाओं का चित्रण ना होना। बिल्कुल, आप एक क्रिया के लिए तो बार चार्ट बना देते हैं, पर जब दूसरी क्रिया के लिए बनाते हैं तो उसके लिए कोई उसमें प्रोविजन नहीं है। जैसे ये जो ऊपर वाला है ये संक्रियाओं के लिए है, ठीक है, संक्रियाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और दिन सामने की तरफ जाते हैं बार चार्ट में, ठीक है, इधर की तरफ दिन जाते हैं उसमें और ऊपर की तरफ संक्रियाएं जाती हैं सारी, ठीक। तो बार चार्ट में जब हेनरी गैंट ने दिया तो उन्होंने जो अब एक जैसे एक संक्रिया चल रही है उसका तो उन्होंने दे दिया, बट जब मल्टीपल आ गई तो उसका उसमें उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं दिया, ठीक है। तो संक्रियाओं का चित्रण ना होना पहली कमी है। दूसरा, संपूर्ण प्रगति ना दिखाना, बिल्कुल संपूर्ण प्रगति नहीं दिखाता है, टाइम टू टाइम नहीं दिखाता है, कंपेरिजन नहीं करता है। और विभिन्न क्रियाओं की आपसी निर्भरता का अभाव, मतलब जो अलग अलग संक्रियाएं होती हैं उनको आपस में रिलेशन क्या है, जैसे अगर एक लेट हो रही है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे तो वो इफेक्ट करके बाकी सबको भी लेट करेगी, ठीक है, ये फैक्ट है। तो इसका आपसी निर्भरता नहीं दिखाता कि एक लेट है तो उससे दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IS 7272 किससे संबंधित है? ये एक ऑप्शन इसका नीचे चला गया है। IS 7272 किससे संबंधित है? देखिए IS 7272 सीधे आपके श्रम अनुसूची से संबंधित है, ठीक। जो श्रम शेड्यूलिंग है, लेबर शेड्यूलिंग है, उसमें इसका दिया गया है कि लेबर, IS 7272 ये बताता है कि आपका जो श्रम है एक व्यक्ति द्वारा किया हुआ, उसके द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कुल कार्य कितने समय में खत्म होगा। तो उससे रिलेटेड बातें इसमें कही गई हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रम अनुसूची, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रुपये 20,000 से कम के कार्य निम्न श्रेणी में आते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है और याद करने वाला क्वेश्चन है कि रुपये 20,000 से कम के कार्य किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो 20,000 से कम के कार्य किस श्रेणी में आते हैं? लघु परियोजना, अल्प परियोजना, मुख्य परियोजना, ठीक है। तो जो माइनर वर्क्स होते हैं या माइनर प्रोजेक्ट होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें से किस में आते हैं? तो आप याद कर लीजिए 20,000 से कम होते हैं वो हमेशा लघु परियोजना में आते हैं, ठीक है, यानी कि माइनर प्रोजेक्ट्स में आते हैं ये, ठीक। माइनर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके जितने भी आएंगे वो 20,000 से कम वाले आएंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल आप नोट करके याद कर लीजिएगा, माइनर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। 1 लाख से अधिक मूल्य की परियोजना आती है। 1 लाख से अधिक मूल्य की परियोजना मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है, ठीक है, मुख्य परियोजना यानी कि मेजर प्रोजेक्ट। इन दोनों का आप याद कर लीजिएगा, इनका क्लासिफिकेशन ऐसी होता है पैसों के हिसाब से, ठीक है। तो 1 लाख से ऊपर वाली मेजर में, ठीक। आगे चलते हैं। बार चार्ट उपयुक्त है। बार चार्ट किसके लिए उपयुक्त है? लघु परियोजना, मुख्य परियोजना, विशाल परियोजना या फिर सभी के लिए, ठीक है। तो बार चार्ट की मैंने अभी पीछे कुछ कमियां आपको बताई कि बार चार्ट किन जगहों पर काम नहीं कर पाता है, ठीक। तो अगर मुख्य परियोजना में आप बार चार्ट का प्रयोग करेंगे तो वैसे भी नुकसानदायक हो जाएगा, इसलिए बार चार्ट का प्रयोग सिर्फ लघु परियोजनाओं में ही करते हैं, जहाँ पर आपके पास पूंजी थोड़ी सी कम होती है और आप महंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आप लघु परियोजना में बार चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सही ए, ठीक। आगे चलते हैं। परियोजना क्रियाविधि के लिए सबसे पहले कौन सा तरीका प्रयोग हुआ था? परियोजना क्रियाविधि के लिए सबसे पहले जो तरीका प्रयोग हुआ था वो गैंट द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने बार चार्ट की बात कही थी, ठीक।
तो इसका ऑप्शन क्या सही है, बार चार्ट। माइलस्टोन चार्ट भी बार चार्ट ही है एक तरीके का, पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर माइलस्टोन चार्ट बनाया गया है, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन सबसे पहले प्रयोग हुआ बार चार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे परियोजना किसके अंडर में आती है? रेलवे परियोजना हल्के निर्माण के अंडर में आती है, भारी निर्माण के अंडर में आती है, औद्योगिक निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रेलवे परियोजना किस में आती है, आप सब भी समझ सकते हैं, भारी निर्माण के अंतर्गत आती है, यानी कि हैवी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आवासीय भवन आते हैं, आवासीय भवन आते हैं हल्के निर्माण की कैटेगरी में। ठीक है, आवासीय भवन का ऑप्शन नंबर ए होगा हल्के निर्माण। ठीक है, इसके बाद निर्माण के प्रथम चरण में क्या होता है? निर्माण के प्रथम चरण में एस्टीमेट बनाना, कार्यस्थल का सर्वे करना, कार्य प्रस्ताव की मंजूरी या पूंजी का निर्धारण। अब निर्माण के प्रथम चरण में हम इन चारों में से क्या काम करते हैं? तो मैं सही बताऊं तो निर्माण के प्रथम चरण में हम सबसे पहले कार्य के प्रस्ताव की मंजूरी पर ध्यान देते हैं। ठीक, आपके कार्य के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी तभी तो आप कार्यस्थल का सर्वे करोगे, एस्टिमेट बनाओगे, पूंजी का निर्धारण करोगे। जब आपको मंजूरी नहीं मिलेगी तो आप ये सब काम आगे थोड़ी करोगे। तो कार्य निर्माण के प्रथम चरण में होता है कार्य के प्रस्ताव की मंजूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठेका प्राप्ति के पूर्व किया जाता है, जो प्री टेंडर का होता है, टेंडर मिलने से पहले जो विभाग द्वारा तैयारियां की जाती हैं वो क्या होती है किसी को ठेका देने से पहले? तो वो होती है परियोजना की लागत का अनुमान, स्थल का चयन, डिज़ाइन को अंतिम रूप देना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप सोचिए, अगर हमें ठेका अभी किसी को नहीं दिया है, उससे पहले हम लागत का अनुमान बताएंगे तभी तो कोई ठेका के हमारे लिए हमारे पास आएगा, टेंडर भरेगा। अदरवाइज तो टेंडर क्यों भरेगा? उसको अमाउंट पता होगा, वो उतना खर्चा बियर कर सकता है यानी, तभी तो टेंडर भरेगा। तो परियोजना की लागत का अनुमान बिल्कुल पहले होगा। स्थल का चयन, बिल्कुल कहाँ कंस्ट्रक्शन होना है, सर्वे, डिज़ाइन, ये सब पहले ही दिया जाता है, तभी तो कोई उसमें टेंडर डालने के लिए इंटरेस्टेड होगा। डिज़ाइन के अंतिम रूप से स्वीकृति, बिल्कुल आपको टेंडर से पहले डिज़ाइन अपना देना पड़ता है ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को, तभी वो उसके हिसाब से अपनी बिडिंग करता है। तो अंतिम रूप से स्वीकृति भी डिज़ाइन की होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी ठेका प्राप्ति से पूर्व किया जाता है सारा का सारा काम, तभी इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतिम रूप से भूमि का चयन किसके द्वारा होता है? ठीक, अंतिम रूप से भूमि का चयन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग विभाग, इसका मतलब ये है जिस विभाग की वो ज़मीन है। मान लीजिए वहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनना है, ठीक है, तो मेडिकल विभाग होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन का कोई विभाग है, कोई सिंचाई का विभाग है, तो जिस भी विभाग का है उस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा उसकी वो अंतिम रूप देगा, या फिर स्थानीय अधिकारी, स्थानीय इंजीनियरिंग अधिकारी जो उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मान लीजिए लोक निर्माण विभाग कर रहा है तो उसका अधिकारी उसकी परमिशन देगा, या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो जिले के डीएम, एसडीएम या उससे लेवल के अधिकारी हैं वो उसकी परमिशन देंगे, या सभी के द्वारा। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें सभी के द्वारा, सबकी परमिशन से फाइनल जो होता है अंतिम रूप से चयन भूमि का तभी होता है। ठीक, इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी भूमि का चयन फंस जाता है, वो इसीलिए क्योंकि किसी एक की भी स्वीकृति ना होने के केस में वो वहीं अटक जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परियोजना में ठेकेदार की भूमिका क्या होती है? देखिए कोई भी नया वर्क होगा तो उसमें ठेकेदार की भूमिका एक व्यक्ति की तरह होगी, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान या एक फर्म की तरह होगी, मालिक की तरह होगी, या उपरोक्त सभी की तरह होगी। तो देखिए एक जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान होता है। ठेकेदार ठेकेदारी क्यों करता है भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कैसे कमाएगा? जो टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट है उसका 10% उसको मिलेगा, ये सीधा सा नियम है। तो वो एक व्यवसाय कर रहा है, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहा है, वो मालिक नहीं है, ना ही वो एक व्यक्ति है, वो पूरी कंपनी है अपने में। ठीक है, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान 19 का भी परियोजना के ठेकेदार की भूमिका व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्माण से पहले तकनीकी योजना का उद्देश्य होता है। निर्माण से पहले तकनीकी योजना जो बनाई जाती है, जो एक टेक्निकल प्लानिंग की जाती है किसी विभाग द्वारा, वो क्यों की जाती है? एस्टिमेट तैयार करने के लिए, बिल्कुल। निर्माण कार्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त स्रोत का निर्धारण, मतलब जो पैसा मिलना है, पैसा कहाँ से लगेगा, उसकी फाइनेंशियल जो एग्रीमेंट लेने पड़ेंगे वो कहाँ से लेने पड़ेंगे, वो सब। क्रियाविधि के समय आने वाली बाधाओं का पूर्व अनुमान, बिल्कुल ये किया जाता है। आप अगर सिविल इंजीनियर हैं और आप कहीं किसी ऐसी जगह डैम बनाने जा रहे हैं जहाँ फ्यूचर में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको इन सब चीज़ों का अनुमान पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि डैम एक साल में तो बनने वाला नहीं है और बरसात का मौसम हर साल आता है, बाढ़ आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो ऐसी चीज़ों का पूर्व अनुमान पहले से किया जाता है। इस कारण से जो तकनीकी अनुमान होते हैं, तकनीकी योजनाएं होती हैं, वो पहले से चलाई जाती हैं। तो इसीलिए तकनीकी योजनाओं को का उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी, मतलब सबको, आपको ये जितने मैंने दिए पॉइंट, इन सबको आप जब करेंगे तभी वो तकनीकी योजना का उद्देश्य होगा। तो यहाँ सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मुझे मिले मैंने आपको करा दिए। देखिए थोड़ा सा पेज अलाइनमेंट की गड़बड़ हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअली मैं पेज सेट नहीं कर पाया आज सुबह, बच्चे पूछ रहे थे और मैं थोड़ा जल्दी में मैंने इसको सेट तो कर लिया वीडियो देने के लिए आपको, बट नेक्स्ट टाइम से मैं इसको सेट कर दूंगा। आप इसको एक जगह नोट ज़रूर कर लीजिएगा, और
इसके बाद में चैप्टर 3-4 रेगुलर लाता रहूँगा, ठीक है। वीडियोस आपको रोज़ मिलेंगे, उसके लिए आप फिक्र ना करें। ये ज़रूर हो सकता है कि 9 बजे की जगह 11 बजे मिल जाए, बट डेली का डेली वीडियो आपको मिलेगा ज़रूर। इसके अलावा अदर ब्रांचेस के वीडियो भी रोज़ पढ़ेंगे आप। सारे टीचर्स आपके लिए रेडी हैं अब आपके ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी के लिए। अभी मैं आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का वीडियो भी आज ही दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।